आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत के इकोनॉमी को एक नए मोड़ पर ले है। ये कहानी है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कुछ ऐसे रिफॉर्म जिन्होंने आने वाले कई दशकों तक इंडियन इकोनॉमी पर अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हमारे देश को इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ गई। 1990 के आसपास भारत भयंकर समस्याओं से गुजर रहा। हमारी फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने की कगार पर थी। सिर्फ 2 हफ्ते, जी हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। इम्पोर्ट बढ़ते जा रहे थे लेकिन एक्सपोर्ट वो तो कहीं पीछे रह गए। पब्लिक सेक्टर अंडर टेक जो कभी भारत के विकास की जरूरत थी, अब ना तो वो एफिशिएंट थी और ना ही प्रॉफिटेबल। देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी चरम सीमा पर। 1981 में भारत का फिस्कल डेफिसिट यानी उधार जीडीपी का 5.4%, पर 1991 तक आते आते ये 8.4% के आसपास पहुंच गया। सरकार भी खर्चे आसमान छू रही थी और कमाई कुछ थी नहीं। अब सवाल ये कि क्या हम अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स होने देंगे या फिर एक नए सफर की शुरुआत करें। पर जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। वक्त आया 1991 का, जब प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत की रेल की गड्डी को सिंगापुर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाकर $7 बिलियन की मदद मांगी। और यहीं से शुरुआत हुई एक नई सफर, एक नई सोच, एक नई नीति, जैसे आज हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानते हैं। ये पॉलिसी 3 पिलर्स पर आधारित। लिबरलाइजेशन यानी देश को लाइसेंस राज से आजादी, प्राइवेटाइजेशन यानी इनएफिशिएंट PSUs को प्राइवेट के हाथों में देना, और ग्लोबलाइजेशन यानी भारत के दरवाजे दुनिया की नहीं खोलना। ये वो पहला कदम था जब भारत को मुसीबतों से निकालकर विकास की ओर ले जाने वाला था। ये नई पॉलिसी मेजरली 2 स्टेप्स में डिवाइडेड। एक देश स्टेबलाइजिंग मेजर यानी कि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी थी जो इमीडिएट प्रॉब्लम जैसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को फुखारने वाले, और दूसरी तरफ थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो लंबे समय में इंडिया की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। 1991 तक भारत की इकोनॉमी पर पूरी तरह सरकार का राज। हर बिजनेस, हर फैक्ट्री को चलाने के लिए एक नहीं बल्कि हजारों लाइसेंसेस या परमिशन की जरूरत पड़ती। ऐसे में कभी भी नए आइडियाज और बड़े प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाते। जैसा कहते हैं, जिंदगी में नया मोड़ लाना हो तो पुरानी राहें छोड़नी पड़ती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तहत सरकार लेना है लिबरलाइजेशन की नाम। 1991 के बाद सरकार ने कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सरकार ने फैसला लिया कि इन सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को अपनी मंजर ढूंढने की पूरी आजादी दी जाए। अब प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या हर छोटी बात पर सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। लाइसेंस राज जो कभी व्यापारियों का दुश्मन था, धीरे धीरे उसे भी कम करनी है। अब तक कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, डेंजरस केमिकल, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और साथ साथ मेडिकल, सिर्फ उनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत। लिबरलाइजेशन ने काफी सेक्टर्स में अपने पांव पसारे, जिसमें सबसे पहला था इंडस्ट्रियल। भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को अब नई मशीन और रॉ मटेरियल लाने पे पूरी आजादी थी। अब किसी भी व्यापारी को मॉडर्नाइज करने के लिए इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन जैसी परेशानियों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इससे सिर्फ भारत की इकोनॉमी में नई जान ही नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बढ़ने लगी। पब्लिक सेक्टर का रोल जो पहले डोमिनेंट था, अब उसे भी कम कर दिया गया। जो इंडस्ट्री सिर्फ सरकार के अंदर चलती थी, अब उनमें से ज्यादातर को प्राइवेट के हाथों के लिए भी खोल दिया। पहले 17 इंडस्ट्री सिर्फ सरकार के अंदर थी, अब उन्हें लगातार मध्य 3 कर दिया, जिसमें रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी थी। MRTP एक्ट यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट एक ऐसा एक्ट जो
ट्रेड पर सत्ता का मोनोपोली यानी एकाधिकार तथा है उसे ही कम कर दिया। इससे छोटे और बड़े हर प्रकार के बिजनेसमैन को आगे बढ़ने का मौका। लिबरलाइजेशन सिर्फ फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था, फाइनेंशियल सेक्टर को भी एक नए दौर में आने का मौका मिला। जहाँ पहले बैंकिंग तो सरकार के दायरे में थी, अब नए प्राइवेट बैंक्स को भी अपने दरवाजे खोलने का पूरा मौका दिया। अब प्राइवेट सेक्टर भी बैंक सेटअप कर सकता था, उसे इसकी पूरी आज़ादी। भारत के नए प्राइवेट बैंक्स अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहे थे। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी सारे बैरियर हुए जो अब कम कर दिए। अब इन्हें 51% तक के इन्वेस्टमेंट करने की छूट मिली, जो उसके बाद 74% तक कर दी। इससे देश के बैंकिंग सेक्टर को एक नई स्पीड में, पहले कहा RBI एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटर के रोल में था, अब वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल निभाए। यानी बैंक को नए ब्रांचेस खोलने के लिए RBI से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब था कि बैंकिंग सेक्टर और भी तेजी से एक्सपेंड कर पाए। लिबरलाइजेशन में चलते सरकार ने टैक्सेशन और फॉरेन एक्सचेंज के दायरे में भी काफी बदलाव। पहले भारत में टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझना काफी मुश्किल होता। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है तो इंडिविजुअल और कंपनी की इनकम पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस की खरीदी और बिक्री पर लगता है। सरकार ने सिस्टम को काफी सिंप्लीफाई कर दिया और साथ साथ डायरेक्ट टैक्स की रेट को भी कम कर, ताकि लोग अपनी इनकम पूरी तरीके से बता सकें। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज में भी एक बड़ा बदलाव आया। अब देश की करेंसी रेट मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलने लगे। यानी अब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ ही डिवैल्यूएशन ऑफ अभी भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप। सरकार ने रुपीस की वैल्यू को रिड्यूस किया ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। सिंपल भाषा में बोलो तो कमजोर रुपये ने एक नई और मजबूत सोच को जन्म दिया। लिबरलाइजेशन में कई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म भी लाए गए। पहले भारत में हैवी टैरिफ यानी टैक्स और कोटा यानी इंपोर्ट क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते थे। बहुत से इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब इन कोटास को रिड्यूस कर दिया गया और साथ साथ एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी हटा दिया। जहां लिबरलाइजेशन ने भारत में बिजनेसेस के लिए नए दरवाजे खुले, वहीं दूसरा बड़ा कदम था प्राइवेटाइजेशन। यानी सरकार ने अपने अधिकार में आने वाली कई सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेट के हाथों में दे दिया, ताकि उनकी इनएफिशिएंसी को दूर किया जा सके और इंडस्ट्रीज को नए बिजनेस मॉडल के साथ चलाया जा सके। 1991 की रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर को आजादी दी कि वो एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस के अलावा किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते। जो कंपनी सरकार के कंट्रोल में थी, उनमें से कई तो पूरी तरह प्राइवेट को बेच दी गई और कईयों में सरकार ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया। ऐसी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस का एक ही मकसद इन एफिशिएंट PSUs को इम्प्रूव करके उन्हें प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। सरकार के लिए बहुत बन चुकी ये कंपनीज अब प्राइवेट कैपिटलिस्ट के साथ हाथ मिलाकर जॉइंट वेंचर्स में भी आ सकती थी और जरूरत पड़ने पर फंड भी रेस कर सकती थी। यानी सरल भाषा में देश बचाने का हर संभव प्रयास किया जाए। 1991 में कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी थी जो सरकार के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, इन्हें नवाचार कंपनीज के नाम से जाना गया। ये वो कंपनीज थी जो देश के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सेब, बेल और भी कई सारे। अगर मौसम बदलना है तो हवा की रफ्तार के साथ उड़ना सीखना पड़ता है। 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का तीसरा और सबसे इम्पैक्टफुल पिलर था ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था कि भारत की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए। अब हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी से सीमित नहीं होंगे, बल्कि ग्लोबल मार्केट का भी हिस्सा बनेंगे। ग्लोबलाइजेशन के जरिए सरकार ने भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया गया और इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट किया गया।
पहले फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का टेंडर से 40% पे था, अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 51% कर दिया और कुछ सेक्टर्स में तो ये लिमिट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। सरकार ने इंपोर्ट पर लगाए गए टैरिफ यानी टैक्स को रिड्यूस करने के साथ साथ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जिन्हें कोटा अवैध है उसे भी हटाने का फैसला। पहले रहा नेवी टैक्स और रिस्ट्रिक्शन थी, अपने हटाकर ट्रेड को फ्री में अलाउ किया। ये स्टेप भारत को इंटरनेशनल कंपटीशन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने में काफी ज्यादा काम आए। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी को अपनाया। इसका मतलब था कि पहले जहां करेंसी पर सरकार का कंट्रोल होता था, अब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन ने भारत को सिर्फ ग्लोबल मार्केट के साथ ही इंटीग्रेट नहीं किया, बल्कि आउटसोर्सिंग नाम के एक नए ट्रेंड को भी जन्म। आउटसोर्सिंग के जरिए दुनिया भर की कंपनीज भारत में अपनी रेगुलर सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर, फिल्म एडिटिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग जैसा काम करवानी रहे। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि भारत में लो वेज रेट और स्किल मैन पावर एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन था जो ग्लोबल कंपनीज के लिए एक आइडियल ऑप्शन बना। लेकिन सब लो वेज रेट और स्किल ही नहीं, सरकार ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एस्टेब्लिशमेंट किया जो आउटसोर्सिंग और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाते गए। ये ऐसे जोन थे जहाँ फॉरेन कंपनीज को चीप रॉ मटेरियल, 5-year टैक्स फ्री प्लान और फ्लेक्सिबल लेबर लॉज जैसे कई सारे फायदे मिले गए ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली भारत में शिफ्ट कर सके। और देखते ही देखते भारत आउटसोर्सिंग में पूरी दुनिया का हब बन गया और सर्विस इंडस्ट्री उसके तो क्या ही कहने, बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। (1991) के बाद भारत की इकोनॉमी में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देश को परेशानियों से दूर निकालकर फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी बनने की तरफ ले गई। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की सबसे बड़ी सक्सेस थी इकोनॉमिक ग्रोथ का बूस्ट। पहले का GDP 5.4% पर एरन की स्पीड से बढ़ रहा था, अब वो 2015-16 से बातें आते 7.6% तक पहुंच गया। भारत की इकोनॉमी अब स्टेगनेंट नहीं, अब ये रैपिडली ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी बन गई। इकोनॉमी के रिसोर्स ने भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1990 में जहां रिजर्व $3,362 मिलियन थे, 1995 तक ये रिजर्व $25,186 बिलियन तक बढ़ गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़कर अब $4 मिलियन से $150 मिलियन तक पहुंच गया। इस ड्रॉप के साथ साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की रेट भी घटने लगी, जो पहले 17% पर थी 2001 तक मात्र 6.5% पर आ गई। इन रिफॉर्म ने देश की इकोनॉमी को एक बैलेंस में लाके रख दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अब कंट्रोल में आ गया था और देश के एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ लगे। अकाउंट पे कहते हैं ना, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। 1981 की रिफॉर्म में आया हर फायदा एक नई परेशानी को जन्म दे रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना फोकस मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। सरकार का ज्यादा फोकस इंडस्ट्रियल और IT सेक्टर पर था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पीछे रही। इन रिफॉर्म ने जॉब सिक्योरिटीज पर भी बहुत भयंकर असर डाला। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल कंपनीज के एंट्री से जॉब मार्केट और मुश्किल और अनसर्टेन बन गया। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री जो पहले भारत का एक बड़ा हिस्सा थी, ग्लोबलाइजेशन के कंपटीशन के कारण अब डिक्लाइन होने लगा। इस पॉलिसी का असर सिर्फ इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो ग्रो हो रही, लेकिन हमारे गांव वो तो कहीं दूर पीछे रहते। टैक्स रेट कम करने की वजह से सरकार की रेवेन्यू में काफी हद तक कमी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की गति में शायद उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को एनालाइज करना भूल गए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक और ट्रेंड बदल दिया, कंज्यूमरिज्म। फॉरेन न्यू टेक्नोलॉजी और लग्जरी आइटम्स के आने के साथ कंजम्पशन को भी प्रमोट किया गया। ये कंज्यूमरिज्म का ट्रेंड एक तरफ इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव था, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक के माइंडसेट में सिर्फ मटीरियल चीजों का क्रेज बढ़ने लगा।
लोगों ने अपनी बेसिक जरूरत से ज्यादा लग्जरी और सुपीरियर कंजम्पशन की तरफ ध्यान देना शुरू करा। ये शिफ्ट एक ऐसे ट्रेंड को प्रमोट कर रहा था जो लंबे समय में काफी डेंजरस हो सकता था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने भारत को एक नए दौर में जरूर डाला, लेकिन कुछ सेक्टर्स और कम्युनिटीज को पीछे छोड़ दिया। ये बदलाव जरूरी, लेकिन ये साइड इफेक्ट भी भारत के लिए आने वाले समय में चैलेंज पर। ग्लोबलाइजेशन का सफर में एक और बड़ा कदम था भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। 1948 में 23 कंट्रीज से मिलकर कैड जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड नाम के ऑर्गेनाइजेशन का गठन। दुनिया के देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसका मकसद था कि हर देश को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ पाए। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड का स्केल बढ़ता गया, कैड को 1995 में बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। WTO ने दुनिया के ट्रेड एग्रीमेंट को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर कंट्रीज और 30 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स। इसका मकसद दुनिया को ऐसे ग्लोबल विलेज में बदलना है जहां बोथ ऑफ सर्विसेज बिना बैरियर के फ्रीली फ्लो हो सके। WTO सिर्फ ट्रेड को फैसिलिटेट करने तक सीमित नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड के टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करता है और देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशन में भी योगदान देता है। ये वॉचडॉग की तरह इंटरनेशनल ट्रेड पर निगरानी भी रखता है और जरूरत पड़ने पर मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे। 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म में भारत के विकास में एक जरूरी योगदान, लेकिन ये रिफॉर्म्स जो बदलाव लेता है क्या वो हर सेक्टर की अच्छी थे या कुछ पीछे रहे? ये सवाल तो हमेशा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बदलाव कभी रुकता नहीं। अब बात आती है आगे की सोचने की, तो अब समय आ गया है नए भारत को और आगे बढ़ाने और नए गोल सेट करने, जिसको और अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए